अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का वार्म वेलकम है वाईडी और इंग्लिश ट्यूटर पे। आपके सामने खुला हुआ है एक वोकैबुलरी का क्वेश्चन। देखने में थोड़ा अजीब लगेगा, देखने में क्वेश्चन लगता है जैसे आरसी का क्वेश्चन हो, लेकिन आजकल इसी टाइप के क्वेश्चंस का ज़माना है, खास करके एसएससी, यूपीएससी और बैंकिंग एग्जाम्स में। तो इनको करने का तरीका क्या है, जितना हो सके इनकी प्रैक्टिस करो। आज सैटरडे है, इसी पे एक खास सेशन करेंगे एडवांस वोकैब का। मेरा नाम है अमन बहल, बाय प्रोफेशन मैं गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ। इन क्लासेस के जरिए मैं आपको बताता हूँ हिंदुस्तान के किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम के इंग्लिश के सेक्शन को कैसे हैंडल किया जाए। शुरू कर ले। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन है अपना, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेज गिव्स एन एग्जाम्पल फॉर द क्लेयरवॉयंस ऑफ द मैनेजर। कह रहा है इनमें से कौन सा सेंटेंस ऐसा सेंटेंस है जो एक एग्जाम्पल को, एक उदाहरण को पेश करता है क्लेयरवॉयंस के लिए जो है इस मैनेजर की। तो एक मैनेजर के ऊपर 3 इसने हाइपोथेटिकल इवेंट्स बनाए हुए हैं, है ना। मैनेजर किसी काम को कर रहा है, आपको बताना है किस काम के अंदर, किस सेंटेंस के अंदर मैनेजर ने क्लेयरवॉयंस को दिखाया। अब सवाल ये है, पहले तो पता लगे क्लेयरवॉयंस होता क्या है, फिर पता लगे कहाँ पे इसको यूज़ किया गया है। तो पहले देख लें इस वर्ड को, क्लेयरवॉयंस को। देखिए क्लेयरवॉयंस क्या होती है, यहाँ ले आता हूँ। क्लेयरवॉयंस होती है आपकी आगे तक देखने की ताकत, आपकी फार साइटेडनेस। आप इंश्योरेंस करवाते हो ना 1 करोड़ का, तो आप आपकी क्लेयरवॉयंस से करवाते हो। आप आगे तक का सोचते हो, 40 साल बाद तक मुझे कुछ ना हो, अगर कुछ हो जाए तो इतना पैसा मेरे परिवार को मिल जाए। क्लेयरवॉयंस, फार साइटेडनेस बोल दो, या आपकी विजन भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। दूरदर्शिता होने की, जो आपकी दूरदर्शिता कहलाती है क्लेयरवॉयंस। इसका बिल्कुल उल्टा होता है मायोपिया। मायोपिया का मतलब क्या होता है, शॉर्ट साइटेडनेस। आप दूर तक का देख ही नहीं पाते हो। 100 रुपये कमाए और शाम को 100 के 100 खर्च कर दिए, कल का आपको पता ही नहीं है। सिर्फ आज का सोचते हो, आगे के बारे में कुछ भी ज़्यादा सोच नहीं पाते हो, शॉर्ट साइटेडनेस। तो क्लेयरवॉयंस और मायोपिया दोनों एक दूसरे के क्या हैं, एंटोनिम्स। अब यही पूछ रहा है आपसे, मैनेजर की दूरदर्शिता इसमें से कौन से सेंटेंस हमें देखने को मिलेगी। अब सेंटेंस पढ़ लेते हैं। कह रहा द बैंक मैनेजर रिफ्यूज्ड टू वेव 0.5% लोन प्रोसेसिंग फी ऑन द कमर्शियल लोन अप्लाइड बाय सेवरल हाई वैल्यू क्लाइंट्स ऑफ अ राइवल बैंक। मैनेजर साहब थे बैंक के, उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया, मना कर दिया, मैं वेव नहीं करूँगा, मैं माफ़ नहीं करूँगा। वेव का मतलब होता है वेवर करना या माफ़ करना, है ना, रिलैक्स करना, छूट देना। तो उन्होंने बोला मैं डिस्काउंट नहीं दूंगा आपको, 0.5% की प्रोसेसिंग फ़ी का लोन पे, जो थे कमर्शियल लोन पे जो अप्लाई किया गया था इनके एक राइवल बैंक के कई सारे बड़े क्लाइंट्स के द्वारा। राइवल बैंक मतलब इनका प्रतिद्वंदी, इनका कॉम्पिटिटर, ठीक है। तो कॉम्पिटिटर के जो क्लाइंट है इस मैनेजर के पास आए, और हाई वैल्यू क्लाइंट्स, है ना, बहुत पैसा देने वाले क्लाइंट्स, ऐसे क्लाइंट्स को इसने वेवर देने से मना कर दिया। दूसरा सेंटेंस देखो, मैनेजर रेडिली वेव्ड द प्रोसेसिंग फी ऑन द लोन सप्लाइड बाय हाई वैल्यू क्लाइंट्स ऑफ ए राइवल बैंक। मैनेजर ने खुशी खुशी, रेडिली मतलब एकदम तैयार होके, अपनी इच्छा से रेडिली माफ़ कर दिया प्रोसेसिंग फ़ी को, जो इस तरह के लोन्स पे थे राइवल बैंक के, प्रतिद्वंदी बैंक के, कॉम्पिटिटर के क्लाइंट्स जो इसके पास आए थे। तो दोनों में उल्टी बात हुई है। यहाँ पे क्या हुआ, कॉम्पिटिटर के ग्राहक आए, उनकी प्रोसेसिंग फ़ी माफ़ नहीं की। यहाँ पे क्या हुआ, जो ग्राहक आए उनकी प्रोसेसिंग फ़ी माफ़ कर दी खुशी खुशी। तीसरे में देख लो, द मैनेजर सैक्ड 2 एम्प्लॉयज़ हु ट्राइड टू रेज वॉइस अगेंस्ट हिज मिसबिहेवियर विद सेवरल क्लाइंट्स। मैनेजर ने सैक कर दिया। सैक का मतलब होता है नौकरी से निकालना, फायर करना। मैनेजर ने नौकरी से निकाल दिया अपने 2 कर्मचारियों को, जिन्होंने कोशिश की थी आवाज़ उठाने की, रेज करने की वॉइस को, उसके उस बुरे बर्ताव के लिए जो कई सारे क्लाइंट्स के साथ उसने किया था। तो इसने कई क्लाइंट्स के साथ में बुरा बर्ताव किया होगा। 2 एम्प्लॉयज़ ने बोला साहब आप ऐसा क्यों कर रहे हो, बैंक को नुकसान हो रहा है। इस आदमी ने दोनों को नौकरी से निकाल दिया। अब आप यहाँ पे आसानी से बता सकते हो क्लेयरवॉयंस का एग्जाम्पल क्या है, सेकंड वाला। आपके राइवल बैंक, आपका कॉम्पिटिटर के सबसे बड़े बड़े ग्राहक आपके पास आए हैं, तो उनको लुभाने के लिए दूरदर्शिता रखते हुए आप थोड़ा सा वेवर उनको दे सकते हो ताकि वो आपके बैंक से जुड़ें। लेकिन मैनेजर क्या किया, पहले केस में वेवर देने से मना कर दिया, यहाँ पे वो हो गया मायोपिक। क्या हो गया, मायोपिक।
इसने कल का नहीं सोचा, इसने सिर्फ आज का सोचा। भाई आज जो है ये सारा मैं पैसा कैसे गंवा दूँ, है ना, मेरे बैंक को 0.5% का नुकसान नहीं होना चाहिए। लंबे टाइम का नहीं सोचा कि आने वाले टाइम में लोग कितना ब्याज देंगे लोन्स के ऊपर, ये नहीं सोच पाया। सेकंड वाले में उल्टा ही किया इसने, दूरदर्शिता दिखाई, लोन पे प्रोसेसिंग फी माफ़ कर दी। तो इस कैलकुलेशन के हिसाब से सेकंड हो गया आपका आंसर, जिसमें दूरदर्शिता क्लेयरवॉयंस को दिखाया गया। अब आप पूछोगे थर्ड वाला क्या है सर, इसमें क्या हुआ है? मैनेजर ने 2 एम्प्लॉयज़ को सैक किया, नौकरी से निकाला, जिन्होंने उसके बुरे बर्ताव यानी गलत हरकत के सामने आवाज़ उठाई थी। इसको आप एग्जाम्पल देंगे अकड़ का, चोरी और सीना जोड़ी का। इसको इंग्लिश में बोलते हैं योर फीलिंग ऑफ प्राउड, ह्यूब्रिस। एक वर्ड है ह्यूब्रिस और एक वर्ड है एरोगेंस। नाउन फॉर्म में बात कर रहा हूँ मैं, है ना, एरोगेंस, ह्यूब्रिस। एक और वर्ड होता है इसके लिए आपकी हाई हैंडेडनेस, हाई हैंडेड, यस, ये वर्ड अभी आगे आएगा, याद रखना। हाई हैंडेडनेस मतलब आपका अकड़ूपना, आपका प्राउड। चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक लाइक और एक शेयर जरूर से देना इस वीडियो को, ताकि इसको रीच मिले। हर वीक इस कंटेंट को मैं पूरे मन के साथ ला सकूं। ये क्वेश्चन मैंने आपको पिछली बार के क्विज में दिया था, अब मैं आपको सॉल्व करवा देता हूँ। अपनी ऐप को ज़रूर डाउनलोड कर लेना प्ले स्टोर से। ये सारा कंटेंट, क्वालिटी कंटेंट ऐप पे छोटे छोटे कोर्सेज की फॉर्म में अवेलेबल है। ऐप का नाम है योर इंग्लिश ट्यूटर, प्ले स्टोर से मिल जाएगी या लिंक में डाल दूंगा, फर्स्ट कमेंट में लिंक डाल दूंगा। स्टोर टैब में आपको मिलेंगे सारे कोर्सेज। राइटिंग स्किल्स का कोर्स है, बिल्कुल बेसिक से लिखें कैसे इंग्लिश में, यूपीएससी बैंकिंग के लेवल तक कैसे आएँ, बिल्कुल बेसिक से शुरू करते हुए। ये कोर्स की कीमत है 699, लेकिन ये 499 में मिल जाता है अगर कोड लगाते हो YT200। उसी तरीके से एसएससी का भी कोर्स है, 60 घंटे का मैंने आपको प्रीवियस ईयर सारे टॉपिक्स करवाए हुए हैं, नई वीडियोज़ भी इसमें आती रहती हैं। इसको आप 50 रुपये में ज्वाइन कर सकते हो, मात्र अफोर्डेबल प्राइसेस में। बैंकिंग के भी कोर्स हैं, प्रीलिम्स और मेंस का मैंने कॉम्बो ही बना दिया है 139 रुपीज़ का। ये कॉम्बो भी ऐप पे अवेलेबल है। सारे प्रीलिम्स और मेंस के टॉपिक्स इसमें कवर हो जाते हैं, बैंकिंग हर एग्जाम के, है ना। आप अलग अलग परचेज करोगे तो थोड़ा महंगा पड़ता है, बैंकिंग का प्रीलिम्स का अलग है, मेंस का अलग है। तो आप चाहो तो अलग अलग ले सकते हो, चाहो तो कॉम्बो भी ले सकते हो। ऐप का लिंक कॉमेंट्स में, कोई भी क्वेरी हो ऐप रिलेटेड इस नंबर पर व्हाट्सअप मैसेज करो, आपको रिप्लाई मिल जाएगा। चलिए ये क्वेश्चन अपना आपसे पूछ रहा है कि कौन सा वर्ड जो है इनमें से हाईलाइटेड वर्ड को करेक्टली यूज़ करता है। ये वर्ड देख रहे हो ना आप, हाईलाइटेड वर्ड, इनमें से कौन सा सेंटेंस जो है इनमें जो हाईलाइटेड वर्ड है एक्सपीडिएंट वो करेक्टली यूज्ड है। तो पहले इस वर्ड पर नज़र मार लेते हैं, एक्सपीडिएंट और एक्सपीडाइट ये होता क्या है, फिर देखेंगे वास्तव में कैसे यूज़ करना है, ठीक है ना। देखो एक वर्ड है अपने पास एक्सपीडिएंट, ध्यान से समझना, एक्सपीडिएंट, साफ साफ लिख रहा हूँ ना, राइटिंग मेरी अच्छी हो रही है आजकल। और एक वर्ड है एक्सपेडाइट। एक्सपेडाइट की एक और फॉर्म भी है, ऑल्टरनेटिव फॉर्म होती है एक्सपीडिएट, ठीक है, एक्सपीडिएट। ये एक ही वर्ड है, एक्सपेडाइट और एक्सपीडिएट, चाहे ए लगाओ चाहे मत लगाओ, ये एक वर्ब होती है। और एक्सपीडिएंट ये एक एडजेक्टिव होता है। एक्सपेडाइट या एक्सपीडिएट का मतलब होता है किसी चीज़ में तेज़ी लाना, रफ्तार में तेज़ी लाना, किसी चीज़ को तेज़ करना, क्विक करना, किसी चीज़ को क्विक बनाना, ठीक है, स्विफ्ट बनाना। समझ गए ना। मान लो आपकी गाड़ी धीमे धीमे खिसक रही है, मैं बोलूँगा एक्सपीडिएट योर पेस, अपनी रफ्तार को तेज़ करो, एक्सपीडिएट या एक्सपीडाइट। समझ गए ना। अब ये एन वाला है जो एक्सपीडिएंट, ये एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है सूटेबल या एप्रोप्रिएट। हिंदी में बताऊँ, हिंदी में मतलब होता है इसका, आइए कर लेना, हिंदी में इसका मतलब होता है जो मौके की नज़ाकत के हिसाब से बिल्कुल सही हो। समझ गए ना। एक्सपीडिएंट का मतलब है जो वक्त और मौके की नज़ाकत के हिसाब से बिल्कुल सूटेबल हो, और जो है अप्रोप्रिएट हो। तो ये दो अलग अलग वर्ड्स हैं, पहला है एडजेक्टिव एक्सपीडिएंट, दूसरी है वर्ब एक्सपेडाइट या एक्सपीडिएट, इसमें एन नहीं आता। अब इन दोनों वर्ड्स को अपने को यूज़ करना है, ध्यान से देखो। देखो पहले पूछ रहा है आपसे, टू एक्सपीडिएंट द स्पीड ऑफ कंस्ट्रक्शन द कॉन्ट्रैक्टर एंगेज्ड मोर लेबर ऑन द साइट। तेज करने के लिए कंस्ट्रक्शन की स्पीड को कॉन्ट्रैक्टर ने एंगेज किया, काम पे लगाया, और ज़्यादा लेबर को और ज़्यादा मजदूरों को साइट के ऊपर। अब यहाँ बताओ, तेज करने की बात कर रहा है तो क्या यूज़ किया जाएगा, वर्ब को यूज़ किया जाएगा। और वर्ब फॉर्म क्या होती है इसकी, एक्सपेडाइट या एक्सपीडिएट, ठीक है ना। ये एंट वाला जो है ये एडजेक्टिव फॉर्म है। तो ये सेंटेंस ये इस वर्ड की वजह से गलत है, यहाँ पे लिखते हैं आप एक्सपेडाइट,
ठीक है ना, एक्सपर्टाइट या एक्सपीडिएट। एक जैसे वर्ड है तो कन्फ्यूजन होगी, देखने में आपको सही लग गया होगा लेकिन दोनों अलग वर्ड्स हैं, ठीक है। एक्सपर्टाइट आना चाहिए तेज करने के लिए। इंडिया एंड पाक नीड अ पॉलिटिकली एक्सपीडिएंट सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम्स ऑफ J&K। इंडिया और पाक को ज़रूरत है एक सियासी तौर पे या राजनीतिक तौर पे एक्सपीडिएंट सोल्यूशन की। एक्सपीडिएंट का मतलब है सूटेबल, जो पॉलिटिकली सूटेबल हो, ऐसा सोल्यूशन हमें चाहिए। दोनों देशों की जनता जो है, आवाम जो है, जिस सोल्यूशन से खुश हो, तो ऐसे प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर सकते हैं जम्मू एंड कश्मीर की। समझ गए? तो यहाँ पे क्या करेंगे भाई, एक्सपीडिएंट बिल्कुल करेक्ट वर्ड है। सॉल्यूशन नाम के नाउन के बारे में मॉडिफाई कर रहा है और बता रहा है कि एप्रोप्रिएट सॉल्यूशन हमें चाहिए। तो ये सेंटेंस बिल्कुल सही तरीके से इस वर्ड को यूज़ कर रहा है। अब ध्यान से देखो तीसरा, लॉकडाउन्स हैव एक्सपीडाइट अ शिफ्ट इन द कंज्यूमर्स एटीट्यूड फ्रॉम ऑफलाइन टू ऑनलाइन। लॉकडाउन्स ने एक्सपीडाइट कर दिया है, क्विक कर दिया है, तेज बना दिया है उस शिफ्ट को, उस बदलाव को जो कंज्यूमर के एटीट्यूड में है, सभी कंज्यूमर्स के। और कहाँ से? ऑफलाइन से ऑनलाइन। तो पहले ऑफलाइन से ऑनलाइन जा रहे थे, पर धीमे धीमे जा रहे थे। लॉकडाउन के बाद सब काम तेज हो गया, कोरोना के चक्कर में सब फ़ोन पे, गूगल पे यूज़ करने लगे। यहाँ पे एक्सपेडाइट नाम का वर्ड जो है, ये वर्ब बिल्कुल करेक्ट है, सेकंड भी थर्ड भी सही है। समझ गए? यहाँ पे क्विक करने की बात थी तो एडजेक्टिव गलत यूज़ हुआ है, वर्ब आनी चाहिए एक्सपीडाइट। यहाँ पे एडजेक्टिव सही यूज़ हुआ है, सोल्यूशन के बारे में अप्रोप्रिएट बता रहा है। और यहाँ पे वर्ब बिल्कुल सही यूज़ हुई है, लॉकडाउन्स ने इस चीज़ को तेज बनाया है, एक्सपेडाइट किया है, वर्ब की सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। तो बी और सी दोनों में करेक्ट तरीके से यूज़ हुआ है। अब मेरे हिसाब से गलती नहीं करोगे, पूरा टाइम लगा रहा हूँ मैं क्वेश्चन पे। ज़िंदगी में एक्सपेडाइट और एक्सपीडिएट और एक्सपीडिएंट में आपको गलती नहीं करनी है। नोट्स बना लेना, इसके PDF में नोट्स आपको मिल भी जाएंगे वीडियो के नीचे। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। आप इस क्वेश्चन को पहले पढ़ो और समझो कहना क्या चाह रहा है। कह रहा है द टैक्टिक्स of a worker union's leader that is accused of instigating his innocent followers into starting or settling strikes at the behest of capitalist lobbyist can be called। कह रहे जो टैक्टिक्स है, जो दांव पेच हैं, टैक्टिक्स मतलब दांव पेच, और किसके? एक वर्कर यूनियन के उस लीडर के। कौन सा लीडर? जो कि अक्यूज्ड ऑफ है, जिस पे आरोप लगा हुआ है, अक्यूजिशन है, और क्या? भड़काने की या इंस्टिगेट करने की अपने इनोसेंट यानी कि भोले भाले फॉलोअर्स को। अच्छा, किस चीज़ में भड़काता है? स्टार्ट करने में या सेटल करने में, शुरू करने में या ख़त्म करने में हड़तालों को। और कैसे? एट द बिहेस्ट ऑफ, इसका मतलब होता है शय पर। मैंने आपको कोई काम बोला पर्दे के पीछे और आपने उस काम को कर दिया और अपने नाम से किया, मेरी शय पे उस काम को आप कर रहे हो, यू आर डूइंग दैट वर्क एट माई बिहेस्ट, है ना। तो जब कोई ऐसा वर्कर का यूनियन हड़तालों को शुरू या ख़त्म करे अपने इनोसेंट फॉलोअर्स को भड़का के, और किसकी शय पे करे काम? कैपिटलिस्ट लॉबिस्ट की शय पे। बड़े बड़े बिजनेस घरानों के। लॉबिस्ट वो होते हैं जो किसी चीज़ के लिए सरकार के ऊपर दबाव डालते हैं पॉलिसी के लिए, और कैपिटलिस्ट वो होते हैं जो पूंजीवादी होते हैं। तो बड़े बड़े घराने पूंजीवादी जो होते हैं, उनके कहने पे ये काम को करे। तो ऐसा टैक्टिक वाला जो है, ऐसे वर्कर की टैक्टिक्स को आप क्या बोलेंगे? समझ गए ना। तो एक लीडर है, अपने भोले वाले वर्कर से जो काम करवाना होता है फॉलोअर से वो करवा लेता है, उनको लगता है उनके लिए कर रहा है, लेकिन एक्चुअल में वो कर रहा होता है किसी और की शय पे, कैपिटलिस्ट घरानों की शय पे। तो इसके इस दाम पेज को आप क्या नाम देंगे? इन चारों में से किस वर्ड से इंडिकेट करेंगे? पॉज लें थोड़ा सा यहाँ पे 10-20 सेकंड का, अगर आपको मीनिंग याद है तो थोड़ा आइडिया लगाओ। चलो, आपको अभी एक वर्ड कराया मैंने, हाई हैंडेडनेस। हाई हैंडेड मतलब अकड़ू। ये बना कैसे है वर्ड? आपका हाथ हमेशा दूसरे वाले के हाथ के ऊपर रहता है। जब भी आप किसी ऐसे पर्सन से हाथ मिलाओगे जो अकड़ू होगा ना, उसका सबकॉन्शियसली आप हाथ जो है आपके हाथ के ऊपर होगा। इसीलिए अक्सर बड़े बड़े ऑफिसर, बड़े बड़े नेता जब भी किसी से हाथ मिलाते हैं, अपना हाथ हमेशा ऊपर रखते हैं। ऊपर रखने का मतलब यही है कि आप अपनी ईगो को सेटिस्फाई कर रहे हो, बॉडी लैंग्वेज से आप अपनी अकड़ को दिखा रहे हो। हाई हैंडेड वर्ड हमने वहीं से बना लिया, ठीक है। ऊपर हाथ रखने वाला, अकड़ को दिखाने वाला आदमी हाई हैंडेड कहलाता है। तो ये इसकी हाई हैंडेडनेस तो बिल्कुल भी नहीं है, इसकी टैक्टिक्स में कहीं अकड़ तो बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे रही। दूसरा देखो, अंडर हैंडेड। अंडर हैंडेड क्या होता है? चालाकी भरा या मिसलीड करने वाला, ठीक है, मिसलीड करने वाला। ये अंडर द टेबल काम करता है, अंडर हैंडेड। टेबल के नीचे इसका हाथ है, ऊपर से कुछ और दिखा रहा है, टेबल के नीचे कुछ और काम कर रहा है। समझ गए ना? चालाकी भरा कहलाता है अंडर हैंडेड, जिसमें आप लोगों को ठगो, है ना, अंडर हैंडेड। हैवी हैंडेड, जिसका हैवी हैंड है, जो कड़ा है अपने रवैये में।
कड़े रवैये वाला। अगर सरकार कोई ऐसा रूल निकाल दे जो बहुत कड़ा हो, है ना, जैसे लॉकडाउन में लोगों के लाठियाँ पड़ रही थी, तो हैवी हैंडेड लॉकडाउन था। कैसा था? हैवी हैंडेड। तो हाई हैंडेड अकड़ वाला, अंडर हैंडेड चतुराई वाला, बेवकूफ़ बनाने वाला, हैवी हैंडेड मतलब कड़ा, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, स्ट्रिंजेंट। तो ये 3 वर्ड्स हैं। चौथा बचा ऑडेशियस। ऑडेशियस का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा बहादुरी भरा, फुल ऑफ ऑडेसिटी या फुल ऑफ ब्रेवरी। तो ये 4 वर्ड्स हैं अपने पास। अब बताओ टैक्टिक कैसी होगी इस लीडर की? इस लीडर की टैक्टिक है अंडर हैंडेड, बहुत ही चतुराई भरा है, लोगों को बेवकूफ़ बनाता है, पागल बनाता है, डिसीव करता है, ठगता है, इस तरह का ये लीडर है। समझ गए? तो इसी तरह के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में फेस करने हैं। और आगे बढ़े और क्वेश्चंस को देखें। चलो, मैच द कॉलम। 4 क्वेश्चंस, 4 वर्ड्स, एक जैसे वर्ड्स हैं, INDIG, INDIG, है ना। चारों के अलग अलग मीनिंग है। आपको सही वर्ड को सही मीनिंग से कनेक्ट करवाना है। कोशिश पहले आप कर लो, फिर मैं करवा देता हूँ। चलो, सबसे पहले सिंपल वाले से शुरू करते हैं। आपने एक वर्ड सुना होगा, डाइजेशन। क्या मतलब होता है इसका? पाचन। कुछ खाया आपने, बॉडी में डाइजेशन होगा, है ना, वो पच जाएगा। अब उसी से हमने वर्ड बनाया इनडाइजेशन। समझ गए ना? डाइजेशन से इनडाइजेशन, मतलब इसको हिंदी में बोलते हैं अपच। स्टमक जो आपका अपसेट हो जाता है ना, अपसेट स्टमक को या स्टमक के अपसेट हो जाने को बोलते हैं इनडाइजेशन। समझ गए? तो डाइजेशन से इनडाइजेशन, ये हो गया इससे कनेक्ट। इंडिगो का मतलब होता है ब्लू। और कैसा ब्लू? नील वाला, नील कलर का। अपने घरों में नील यूज़ करते हैं ना, वो इंडिगो प्लांट से मिलकर बना होता है। और इंडिगो एक कलर भी है। ये कलर होता है ब्लू और वायलेट, मतलब बैंगनी और नीले के बिल्कुल बीच का, चटकदार नीला। तो इंडिगो का मतलब है नीला रंग, नील कलर का रंग। तो ये हो गया इससे ए से कनेक्टेड। अब क्या बचे? 2 वर्ड्स बचे, इंडिग्नेशन और इंडिजीनियस। इंडिजीनियस का मतलब होता है लोकल। अगर आप इंडिया के रहते हो, इंडिया वाले हो, तो आप इंडिया में इंडिजीनियस पर्सन हो। अगर आप अफ्रीका में रहते हो, अफ्रीका में पैदा हुए थे, तो अफ्रीका में रहोगे तो आप रहोगे अफ्रीका के इंडिजीनियस पर्सन। किसी भी लैंड के लोकल पर्सन को बोलते हैं इंडिजीनियस उस लैंड का। ठीक है? इंडिजीनियस के लिए हमारे पास एक और वर्ड है, अबॉर्जिनल। ये वर्ड कैसे बना है? अबॉरिजिनल है, ओरिजिनल है इसी लैंड का। समझ रहे हो? अबॉर्जिनल, बाय बर्थ ओरिजिनल है इसी लैंड का, बिल्कुल लोकल है, यहीं का बाशिंदा है, उसको बोलते हैं अबॉर्जिनल। तो इंडिजीनियस को अबॉर्जिनल से आप कनेक्ट कर देंगे, लोकल आदमी को बोलते हैं इंडिजीनियस। जैसे इंडिया की इंडिजीनियस इंडस्ट्री जो है, लोकल इंडस्ट्री जो है, सरकार ने उसके लिए मेक इन इंडिया प्रोग्राम को बनाया है। समझ गए ना? लोकल इंडस्ट्री के लिए बनाया है, इंडिजीनियस इंडस्ट्री के लिए, बाहर से आने वाली कंपनीज के लिए नहीं है, इंडिया की इंडस्ट्रीज़ के लिए। अब चौथा वर्ड बचा इंडिग्नेशन। इंडिग्नेशन का मतलब होता है गुस्सा आना, या गुस्सा ही बोल दूं मैं, और किस चीज़ पे? ऐसी चीज़ जो आपको डाइजेस्ट ना हो। ये इनडाइजेशन जो बना है ना, उसी का एक सिनोनिम जैसा समझ लो, या उससे मिलके बना हुआ वर्ड समझो, इंडिग्नेशन। किसी ऐसी चीज़ पे गुस्सा आना जो आपको हजम ना हो। अक्सर ऐसी चीज़ें वो होती हैं जो थोड़ा ऑफेंसिव होती हैं या इनजस्टिस वाली होती हैं। आपको किसी ने बिना बात गाली दे दी, आपका कोई सामान उठा के ले गया, चोरी करके चला गया, आपसे किसी ने रिश्वत मांगी, कोई ऐसा गलत काम हुआ जो मॉरली गलत है, ऑफेंस है, एक इनजस्टिस है, आपको अन्याय फील होता है। ठीक है? तो उसको आप क्या करेंगे? उसको इंडिग्नेशन से बताएंगे, आपके उस गुस्से को इंडिग्नेशन बोलेंगे, है ना, गलत काम पे आने वाला गुस्सा। याद रखना है इसको, ये बिना बात का गुस्सा नहीं होता, ये सिर्फ तभी आता है जब आपके हिसाब से वो काम गलत है, चाहे वो गलत हो या ना हो, आपको लगता है वो काम जो है एक अपने आप में अपराध है। तो भाई ये 4 वर्ड्स हैं, एक जैसे ही हैं, इसलिए सबको साथ में रखा है ताकि आपके दिमाग में बैठ सके। इनडाइजेशन मतलब अपच, इंडिगो मतलब ब्लू, नीला, है ना, कलर का नाम है। इंडिजिनस मतलब लोकल, किसी स्थान का स्थानिक। इंडिग्नेशन मतलब आपका गुस्सा इनजस्टिस या ऑफेंस के ऊपर। चलिए और आगे बढ़ते हैं। अब अपने पास बहुत सारे वन वर्ड्स हैं। ठीक है? वन वर्ड्स मैंने इसलिए रखे हैं सारे के सारे, लास्ट में एबल आ रहा है, और आधों के लास्ट में शुरू में IR भी आएगा या इन भी आएगा, है ना। तो इन वन वर्ड्स को अपने पास मेरे ख्याल से 10-12 वन वर्ड्स हैं, सबको एक साथ बना करके देखने की करेंगे कोशिश। मैं आप सभी को सजेस्ट करूँगा, यहाँ पे पॉज करो वीडियो को, पहले ये 5 वर्ड्स हैं, सोच के बताओ ये किसके लिए वन वर्ड एज अ वन वर्ड यूज़ होंगे। जिनको आता है ज़रूर से थोड़ा सोचो, है ना, अपने दिमाग पे जोर डालो। मैं तो बता ही दूंगा,
अल्टीमेटली आपको एग्जाम में इनको क्रैक करना है, इन क्वेश्चंस को हैंडल करना है। तो जो आपको आते हैं पहले वो देख लो, फिर मैं आपको बता देता हूँ। कमेंट्स में अपडेट करना जिनको आता हो। चलो एक एक करके शुरू करें। इनडेलिबल, देखो बहुत आसान है। डिलीट जानते हैं, डिलीट करना, किसी चीज़ को मिटा देना या रिमूव कर देना। इनडेलिबल वो चीज़ है जिसको डिलीट नहीं किया जा सकता। अगर आपने वोटिंग किया है तो आपके जो हाथ में इंक लगती है ना, वो इनडेलिबल इंक होती है। मिट तो जाती है लेकिन हाथों हाथ नहीं मिटेगी, बहुत लंबे वक्त तक आपके हाथ पे रहने वाली है। इनडेलिबल। और इनडेलिबल कोई रिमार्क भी हो सकता है, आपके मन पे कोई चोट भी हो सकती है जो इनडेलिबल हो। आप बोलते हो ना किसी को, मैं भूलूंगा नहीं ये तुम्हारा जो तुमने मेरे साथ किया है ना, आई विल नेवर फॉरगेट इट। तो वो इवेंट आपके लिए इनडेलिबल है, आपके चेतन मन पे, आपके कॉन्शियस पे हमेशा के लिए प्रिंट हो गया है। समझ गए? इनडेलिबल जिसको मिटाया ना जा सके, जो परमानेंट हो या लॉन्ग लास्टिंग हो, ठीक है, लंबा वक्त तक चले, टिकाऊ हो। इरिवर्सिबल क्या होता है? जिसको रिवर्स ना किया जा सके, जिसको पुरानी अवस्था में रिस्टोर ना किया जा सके। एग्जाम्पल दूं, जैसे आपने मिल्क से, दूध से दही बना दी, यानी कि कर्ड। कर्ड को योगर्ट भी बोलते हैं, ठीक है। अंग्रेज बोलते हैं कर्ड, CURD, अमेरिकन बोलते हैं योगर्ट, YOGURT, ठीक है। अगर मिल्क से कर्ड बन गया है, अगर दूध से आपने छाछ या दही बना दी है, दैट इज ए प्रोसेस विच कैन बी कॉल्ड इरिवर्सिबल प्रोसेस। छाछ से दूध बना के दिखाओ, नहीं बनेगा। समझ रहे हो ना? ऐसी चीज़ें जिनको हम पुरानी अवस्था में ना ला पाएँ, ऐसी प्रोसेस को हम बोलते हैं इरिवर्सिबल प्रोसेस, जिसको फिर से चेंज ना किया जा सके। एक तरह से ये परमानेंट का ही एक सिनोनिम होता है, ये परमानेंट का ही सिनोनिम है। जैसे इंडिया ने बोला आर्टिकल 370 का हटना एक इरिवर्सिबल प्रोसेस है, आप कितना भी शोर मचा लो, कश्मीर में आर्टिकल 370 फिर से नहीं लगने देंगे, है ना। तो अपनी होम मिनिस्ट्री का बयान है, इरिवर्सिबल प्रोसेस है। अब देखो, इरिवर्सिबल का सिनोनिम है इरिवोकेबल। रिवोक का मतलब होता है कैंसिल करना, रिवोक का मतलब क्या होता है? कैंसिल करना। ये इनवोक का सिनोनिम है। इनवोक का मतलब होता है किसी चीज़ को इम्प्लीमेंट करना, ठीक है। रिवोक का मतलब होता है कैंसिल करना। जब 370 लगा था तो उसको इन्वोक किया गया था, उसको इम्प्लीमेंट किया गया था। जब 370 हटाया गया, कैंसिल किया गया, तो उसको रिवोक किया गया। अब वो हर चीज़ इरिवोकेबल है जिसको आप रिवोक ना कर पाओ। हो गया तो हो गया, अब उसको कैंसिल नहीं कर सकते। समझ गए ना? जैसे एक न्यूक्लियर वॉर है, वो इरिवोकेबल होती है। एक बार न्यूक्लियर वेपन चल गया तो चल गया, अब उसको वापस नहीं ले सकते हो आप। मैं आपको रियल लाइफ एग्जांपल्स दे रहा हूँ कैसे आप इस वर्ड को यूज़ करेंगे। तो एक तरह से ये तीनों एक दूसरे के सिनोनिम ही हैं, तीनों परमानेंट होने की बात करते हैं। ये मिटाया नहीं जा सकता, ये वापस नहीं लाया जा सकता पुरानी अवस्था में, पुरानी स्टेट में। इसको आप कैंसिल नहीं कर सकते हो, होना था जो एक बार हो चुका है। अब देखो ये दोनों वर्ड्स, ये भी एक दूसरे के सिनोनिम है। माउंट, माउंट मतलब पहाड़, मतलब माउंटेन। इनसरमाउंटेबल ऐसा पहाड़ है जिस पहाड़ पे आप कभी भी स्केल नहीं कर पाओगे। ये पहाड़ इतना ऊंचा है, इतना कठिन है, इतना ज़्यादा खतरनाक है कि मैं इसको माउंट नहीं कर पा रहा हूँ, इसको स्केल नहीं कर पा रहा हूँ, इस पर चढ़ नहीं पा रहा हूँ। मतलब हर वो काम जो वेरी डिफ़िकल्ट टू डू हो, वेरी डिफ़िकल्ट टास्क, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल बोल सकते हो ना, उसको बोलते हैं इनसरमाउंटेबल। जैसे सरकार ने अभी 100 करोड़ वैक्सीन लगा दी 6 महीनों में, तो सरकार ने क्या बोला? इट वॉज एन इनसरमाउंटेबल टास्क विच वी हैव अकॉम्प्लिश्ड। हमने एक ऐसा काम करके दिखाया जो इनसरमाउंटेबल था, हर कंट्री के बस का नहीं था, वेरी डिफिकल्ट टू परफॉर्म था। अब ये इनसरमाउंटेबल है, इसी का सिनोनिम है फॉर्मिडेबल। फॉर्मिडेबल भी वही टास्क होता है जिसके नाम से ही आपको डर लगने लगे, डर लगने लगे। आपसे मैं बोलूँ 15 दिन में SSC का प्रीलिम्स और मेंस दोनों ही होने वाला है, तो ये एक फॉर्मिडेबल टास्क हो जाएगा। आपकी रातों की नींद चली जाएगी, डर लगने लगेगा आपको, कैसे मैं SSC को पास करूंगा। ये इनसरमाउंटेबल भी आपको लग सकता है। कनेक्ट कर रहे हो ना वर्ड्स को? ये तीनों एक दूसरे के सिनोनिम हो गए और ये दोनों ऑलमोस्ट एक दूसरे के सिनोनिम हो गए। ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल को बोलते हैं इनसरमाउंटेबल और फॉर्मिडेबल। अब देखो ये तो अपन ने कर लिए 5 अपने पास और हैं, इसी तरीके से कनेक्टेड हैं। 5 नहीं है, इनफैक्ट 7 हैं। कोशिश करो आप पहले करने की, फिर मैं करवाता हूँ। चलो, अनटनेबल। देखिए टनेबल का मतलब होता है लॉजिकल, लॉजिकल। जैसे मैं आपसे बोलूं हार्डवर्क करो, मन से करो, डेडिकेशन के साथ, आपको मिल जाएगी सक्सेस, ठीक है। आप इस बात पे मुझसे बहस नहीं कर सकते हो। आप ये नहीं कह सकते हो नहीं नहीं सर, हार्डवर्क और डेडिकेशन के बिना भी हमने बहुत लोगों को सक्सेस पाते हुए देखा है। ये एक लॉजिकल सी बात है कि मेहनत करोगे, मन से करोगे तो कामयाबी आपको मिलेगी, है ना। यहाँ नहीं तो कहीं और मिल जाएगी, पर ज़िंदगी में कामयाबी ज़रूर चखोगे। ये एक टेनेबल बात है।
अनटेनेबल का मतलब क्या है? जो टेनेबल ना हो, इसका मतलब हो गया इलॉजिकल। इलॉजिकल, इसको आप इनएप्रोप्रिएट भी बोल सकते हैं। अनटेनेबल मतलब इनएप्रोप्रिएट। इसको आप अनजस्टिफाइबल भी बोल सकते हैं, अनजस्टिफाइबल। अनजस्टिफाइबल मतलब जिसको जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। आप बोल रहे हो भाई सिगरेट पीने से कुछ नहीं होता, मैंने बहुत लोगों को देखा है सिगरेट पीते हैं और मस्त रहते हैं ना, बहुत हेल्दी रखते हैं, एक्सरसाइज नहीं करने से कुछ भी नहीं होता। ये आप अनटेनेबल बातें कर रहे हो सकता है आपकी बात कहीं किसी मामले में सच हो जाए, लेकिन ऑन अ लार्ज पॉपुलेशन ये इलॉजिकल बातें हैं, इनअप्रोप्रिएट बातें हैं, अनजस्टिफाइबल बातें हैं, इनको आप सही नहीं ठहरा सकते हो, इसलिए अनटेनेबल है। समझ गए ना? इनएग्जोनरेबल, ये क्या होता है भाई? ऐसा आदमी जिसको मनाया ना जा सके, मनाया ना जा सके। इसको एडमेंट भी बोलते हैं। एडमेंट एक नाउन है, इसकी एडजेक्टिव फॉर्म होती है एडमेंटाइल। एडमेंट मतलब अड़ियल, बहुत ही जिद्दी। इनएग्जोरेबल और एडमेंटाइल एक ही तरह के आदमी हैं, अड़ियल होते हैं, बहुत जो है जिद्दी होते हैं। इनके लिए कुछ आसान वर्ड्स भी हैं, जैसे एक वर्ड है अनयील्डिंग। अनयील्डिंग, जो यील्ड ना करे, जो सरेंडर ना करे। एडमेंटाइल हो या इनएग्जोरेबल हो, मानने को तैयार ही ना हो, इसको रेलेंटलेस भी बोल सकते हैं, रेलेंटलेस। ये सारे वर्ड्स आप है ना अक्सर एडिटोरियल में देखते हो, आप ध्यान नहीं देते हो। रेलेंटलेस, इनएग्जोरेबल, एडमेंटाइल या एडमेंट और अनयील्डिंग, चारों जिसको आप मनाया ना जा सके। इसको एक और, इसका पूरा वन वर्ड होता है समबडी हु कैन नॉट बी प्लेकेटेड। प्लेकेट का मतलब होता है मनाना। समबडी जिसको आप मना ना सको, प्लेकेट ना कर पाओ, दैट पर्सन इज कॉल्ड इनएग्जोरेबल। अब आ जाओ अनफैथमेबल। एक इक्विपमेंट होता है फैथमोमीटर। ये क्या काम करता है? समंदर की गहराई को नापता है। क्या बोलते हैं इसको? इसका सही नाम देख लेना, कुछ ऐसा होता है, फैथमोमीटर, है ना, देख लेना सही नाम, फैथोमीटर या फैथमोमीटर। ये क्या करता है? फैथम यानी समंदर की गहराई को नापता है, मीटर मतलब नापना। अनफैथमेबल मतलब जिस चीज़ की गहराई को आप ना नाप सको या जिस चीज़ को आप अंडरस्टैंड ना कर सको। मान लो एक कुआं है, बहुत जो है गहरा है, आपके हिसाब से वो कुआं अनफैथमेबल है, वो कुआं बहुत जो है गहरा है, उसकी गहराई को आप नहीं नाप सकते हो। मान लो एक कॉन्सेप्ट है जिसकी गहराई को आप नहीं नाप पा रहे हो, एक बात मैं आपसे कह रहा हूँ जिसको आप अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे हो, वो भी आपके लिए अनफैथमेबल है। समझ गए ना? किसी बात की गहराई और किसी कुएं की गहराई अगर ना नाप पाओ, वो बात और वो कुआं दोनों ही अनफैथमेबल हो जाते हैं। एनविएबल, एक इंग्लिश में वर्ड है एनवी। एनवी का मतलब ऑलमोस्ट होता है जेलसी। एनवी किस चीज़ों के लिए होती है? जिस चीज़ों के लिए दूसरे के पास है और आपके पास नहीं है, एनवी, है ना। जेलसी किसी भी चीज़ के लिए हो सकती है। एनवी जेलसी का एक क्लोज सिनोनिम समझ सकते हो। मान लो आपके पास गाड़ी है, मेरे पास साइकिल है, तो मेरे को आपकी साइकिल देख करके एनवे हो सकता है। समझ गए ना? मेरे पास भी गाड़ी आए, ऐसा मैं सोच सकता हूँ। एनवेबल हर वो चीज़ है जिसके लिए आप एनवे करो, जिसके लिए आप डिज़ायर करो। एनवे का मतलब होता है डिज़ायरेबल। जिसको सब चाहते हो ना, वो होता है एनवेबल। जैसे आजकल गवर्नमेंट जॉब्स आर एनवेबल। हर आदमी चाहता है कि मेरे पास गवर्नमेंट जॉब हो, हर आदमी चाहता है कि मेरे पास एक सुख शांति की नौकरी हो, सुबह काम करूं, शाम को आऊं, ज़िंदगी मेरी प्यार से निकले। एनवेबल जॉब होती है गवर्नमेंट जॉब्स। देखो सारे वर्ड्स बहुत आसान है, एक एक बार दिमाग में बिठाओ, इन्हीं में से कोई क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिल जाएंगे। अब आपके पास बचे 3 वर्ड्स और। पहला है अबॉमिनेबल। अबॉमिनेबल का मतलब होता है वेरी अगली और ईवल। इसके लिए एक और वर्ड होता है हीनस। तीनों का मतलब होता है बहुत ही खराब, एक्सट्रीमली बैड। अब कोई एक आदमी है जिसने चोरी की, छोटा मोटा चोरी का केस था उसका, एक दूसरा आदमी है जिसने मर्डर किया, एक तीसरा आदमी है जिसने रेप किया, फिर मर्डर किया और फिर चोरी की। समझ रहे हो? ये कैसा आदमी है? ये अबॉमिनेबल क्राइम को करने वाला आदमी है। बहुत ही अगली, बहुत ही इविल, बहुत ही हीनस क्राइम को इसने किया है, बड़ा क्राइम किया है ना, बहुत ही ज़्यादा बदसूरत क्राइम किया है। अबॉमिनेबल बहुत ही ज़्यादा बदसूरत को बोलते हैं, किसी क्राइम को, जनरली किसी एक्टिविटी को बोलते हैं जो बहुत ज़्यादा खराब हो, है ना, अबॉमिनेबल। अब बचा इररिफ्यूटेबल और इनकॉन्ट्रोवर्टिबल। देखिए रिफ्यूट का मतलब होता है डिनाई कर देना। मैंने आपसे बोला आप कल वहाँ थे 5 बजे, ठीक है, 5 PM पे। आपने क्या बोला? मैं तो था ही नहीं। ठीक है, मैं तो था ही नहीं। फिर मैंने आपको 5 बजे की CCTV फुटेज दिखा दी। अब ये जो बात मैंने आपको बोली है ना, कल आप 5 बजे थे, दिस थिंग बिकम्स इररिफ्यूटेबल। ये स्टेटमेंट को आप डिनाई नहीं कर सकते हो। जब CCTV फुटेज दिखा दी, ऊपर का टाइम दिखा दिया, है ना, अदालत में आपको ले गया मैं कोर्ट में, देन दिस एलिगेशन बिकम्स
इररिफ्यूटेबल, आप इसको डिनाई, इसको मना नहीं कर सकते हो। और इसका सिनोनिम होता है इनकॉन्ट्रोवर्टिबल, ये बना है कंट्रोवर्सी से। कंट्रोवर्सी का मतलब होता है विवाद। जब मैंने आपको बोला 5 बजे वहाँ पे थे, आपने विवाद ही तो खड़ा किया उसको रिफ्यूट करके, आपने यही तो बोला मैं नहीं था। इनकॉन्ट्रोवर्टिबल भी वही है जिस पे आप विवाद खड़ा ही ना कर सको, जो कांच की तरह, शीशे की तरह साफ हो, जिसके सामने उसका एविडेंस रखा हुआ हो, एविडेंस रखा हुआ हो। जब आप ऐसी चीज़ किसी के सामने रखते हो वो इररिफ्यूटेबल या इनकॉन्ट्रोवर्टिबल हो जाती है, ना तो उसको कोई रिफ्यूज़ कर सकता है और ना उस पर कोई कंट्रोवर्सी हो सकती है, शीशे की तरह वो चीज़ साफ़ है। क्लियर हो गया इतना? चलो, तो ये मेरे ख्याल 7 और 2 5 12 वन वर्ड्स हो गए हैं अपने। एक बार रिपीट कर लेना, आपको मैंने इनको ब्रेक करके बता दिया है, ठीक है। वन वर्ड्स वाली क्लास में ज़रूर आपके काम आएंगे जब जब वन वर्ड्स को आप एग्जाम में देखोगे। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, मेरे हिसाब से 10 में से 9 लोग इस क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे। आपसे पूछा है कौन से सेंटेंस में वर्ड जो है ना ओवरचर, इसको करेक्टली यूज़ नहीं किया गया है, हैज़ नॉट बीन यूज्ड करेक्टली। जिसको आता है ज़रूर से कमेंट्स में कोशिश करो इसको ट्राई करने की। ओवरचर के क्या मीनिंग होते हैं, नाउन है, एडजेक्टिव है, वर्ब है, क्या काम करता है। चलो, ओवरचर के 2 मीनिंग होते हैं। पहला ओवरचर का मीनिंग होता है नाउन फॉर्म में, किसी चीज़ के पहले आने वाला, प्रीसीड करने वाला, प्रीसीड करने वाला, पहले आने वाला। दूसरा ओवरचर का मतलब भी होता है नाउन फॉर्म में, इसका मतलब होता है एक प्रपोजल या ऑफर। ऑफर भी अक्सर पहले ही तो आता है, पहले आपको प्रपोजल आएगा फिर आप उस पर एक्शन लोगे। ओवरचर वैसे का मतलब होता है प्रीसीड करने वाला। जैसे मंडे जो होता है वो ट्यूसडे के लिए ओवरचर है, मंडे ट्यूसडे से पहले आता है। जैसे डिनर जो है वो डिज़र्ट के लिए, मतलब कि मिठाई के लिए ओवरचर है। पहले आप डिनर खाओगे फिर आप मिठाई खाओगे, जनरली लोग ऐसा ही करते हैं, है ना, पहले खाना खाते हैं फिर मीठा खाते हैं। तो पहले आने वाला भी ओवरचर है। और कोई प्रपोजल या ऑफ़र आपको दिया जाए किस काम के लिए, एक रिलेशनशिप के लिए, दोस्ती की रिलेशनशिप है, ठीक है, रोमांटिक रिलेशनशिप है, या बिजनेस ऑफ़र हो। मैं आपको बोल दूं यार इतना माल है, मैं आपको सप्लाई कर देता हूं इस रेट पे, लोगे मुझसे? आपको मैंने एक ओवरचर दिया है, एक ऑफ़र दिया है, एक प्रपोजल दिया है, तो मतलब ये पहले ही आता है, एक ऑफ़र बन के या प्रपोजल बन के आता है। अब इस वर्ड को आपने समझ लिया ओवरचर को, जो ओवर, अब इसको मैं ब्रेक नहीं करूँगा, ज़्यादा अंदर चले जाएंगे। ओवर मतलब पहले ही समझ लो, है ना, पहले आने वाला ओवरचर। अब इसको यूज़ करके देख लेते हैं। 2 सेंटेंस अपने सामने। पहला सेंटेंस कह रहा है द एक्स CM हैज़ फॉर्म्ड अ न्यू पार्टी ऑफ हिज ऑन डिस्पाइट ओवरचर्स फ्रॉम ऑल द मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज। जो पुराने CM हैं उन्होंने फॉर्म कर दिया है एक नई पार्टी को अपनी खुद की। कह रहे बावजूद, ये काम कैसे हुआ, बावजूद ओवरचर्स के जो सारे मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज से उनको आए थे। तो बीजेपी ने भी बोला, कांग्रेस ने भी बोला, BSP में नहीं बोला, TMC ने भी बोला, लेकिन अमरिंदर सिंह क्या बोला, मैं तो अपनी खुद की पार्टी बनाऊंगा आपके ओवरचर्स के बावजूद, आपके प्रपोजल्स के बावजूद। अब कोई ये मत बोलना सर यहाँ पे तो रिलेशनशिप आई नहीं, रोमांटिक रिलेशनशिप या बिजनेस नहीं आया। राजनीति भी एक रिलेशनशिप ही है ना, सबसे बड़ा धंधा ही राजनीति है ना, सबसे बड़ा बिजनेस ही पॉलिटिक्स है। तो मतलब एक रिलेशनशिप को फॉर्म करने के लिए पार्टियों ने उनको बहुत सारे ओवरचर दिए थे, बहुत सारे प्रपोजल दिए थे। तो यहाँ पे ये वर्ड बिल्कुल सही यूज़ हुआ है, आपको पकड़ना जहाँ यूज़ नहीं हुआ है। अगला देख लो, ड्रिंक्स वर द ओवरचर टू डिनर। पहले ड्रिंक्स हमें दी गई, फिर हमें डिनर दिया गया। अगर आप ड्रिंक करते हो तो आपको पता होगा, पहले आप पीते हो फिर आप खाते हो, खाने के बाद पियोगे तो मज़ा नहीं आएगा। तो ड्रिंक्स वर द ओवरचर टू डिनर, ड्रिंक्स को डिनर से पहले सर्व किया गया एज एन ओवरचर। समझ गए ना? तो यहाँ भी बिल्कुल सही है, प्रीसीड करने वाला ही तो ओवरचर होता है। ड्रिंक्स डिनर को प्रीसीड कर रही हैं, पहले आ रही हैं। तो दोनों ही केस में ये जो वर्ड है बिल्कुल सही तरीके से यूज़ हुआ है। आपको आंसर बनेगा नन ऑफ द ऑप्शंस। समझ गए ना? ए और बी दोनों में सही तरीके से यूज़ हुआ है, नन ऑफ द ऑप्शंस ऐसा है जिसमें ये करेक्टली यूज़ नहीं हुआ है। याद रहेगा वर्ड हमेशा। चलो आ जाओ नेक्स्ट वर्ड पे अपने। बहुत अच्छा सेंटेंस है ये। आधा तो आपको आता होगा, आधा नहीं आता होगा, कोशिश करके देखो। आपको बोल रहा है एक सेंटेंस दिया गया है, सही ऑल्टरनेटिव चूज़ करके बताओ जो दोनों हाईलाइटेड वर्ड्स हैं, जो बोल्डन वर्ड्स हैं, उनको रिप्लेस कर सके बिना सेंटेंस का मीनिंग चेंज किए। मैं यहाँ पे बॉनमी और टैनर, इन दोनों की जगह नए नए वर्ड्स रख दूँ, जैसे या तो रखूँ टाइमिंग और रैनकर को,
या रखूँ मूड और अफेबिलिटी को, या रखूँ ड्यूरेशन और जीनियलिटी को। इस तरह से रखूँ कि इस सेंटेंस का मीनिंग बिल्कुल वैसा का वैसा रहे, मतलब इन दोनों के सिनोनिम हमें चाहिए। चलो पहले इस वर्ड को देख लेते हैं, टेनर को। आ जाओ अलग से, TENOR। क्या है ये? एक नाउन है। इसका एक भाई है मिलता जुलता जो है टेन्योर। टेन्योर ये भी एक नाउन है। टेनर का मतलब होता है हिंदी में आपका मिजाज या आपका मूड, या आपने जो बात बोली उसका जिस्ट है ना, उसकी समरी। जैसे आज बॉस ने मीटिंग ली, उसका मूड ख़राब था, जो बातें उसने बोली बड़ी ही कड़ी थी, उनकी समरी या जिस्ट निकालूं तो मूड को देखूं या समरी को या जिस्ट को देखूं, बड़ा ही कड़ा था उसका। तो मैं बोल सकता हूं बॉस की बातों का टेनर आज बहुत कड़ा था, बहुत ही हैवी हैंडेड था। समझ गए ना? किसी की बात का मूड, किसी का मिजाज, किसी की बात की जिस्ट समरी कहलाती है उसका टेनर। ये टेन्योर होता है ना, टेन्योर, इसको हिंदी बोलते हैं कार्यकाल। कार्यकाल, जिस कार्यकाल के लिए, जिस टाइम पीरियड के लिए, पीरियड ऑफ टाइम के लिए आप किसी काम को करते हो, वो आपका टेन्योर होता है। जैसे आपने 30 साल का लोन लिया है ना, टेन्योर ऑफ योर लोन, टेन्योर ऑफ योर होम लोन इज़ 30 ईयर्स। जैसे आप 5 साल के लिए CM बने हैं ना, टेन्योर ऑफ योर CM शिप इज़ क्या होगा? 5 ईयर्स, है ना। 5 साल के लिए आप चीफ मिनिस्टरशिप के लिए आप चुने गए हो। तो कार्यकाल को बोलते हैं टेन्योर, मिजाज को बोलते हैं टेनोर। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये टेन्योर है ना, टेन्योर, उसका ड्यूरेशन एक तो सिनोनिम हो गया किसका? टेन्योर का। ध्यान रखना, टेन्योर का। तो ये आपका आंसर नहीं हो सकता। टाइमिंग भी उसी का सिनोनिम है, ये भी आपका आंसर नहीं हो सकता। हाँ, थीम और मूड ये दोनों टेनोर के सिनोनिम है। तो या तो C आपका आंसर है या D आपका आंसर है। अब ये बताएगा दूसरा वर्ड आपका आंसर क्या बनेगा। बोनमी, हिंदी बोलते हैं खुश मिजाजी। दो दोस्त हैं, आपस में हंसी मजाक कर रहे हैं, उनकी आपस की बोनमी है। कोई आदमी आपको मिला, हमेशा हंसता रहता है, अच्छी अच्छी बातें करता है, गुस्सा नहीं दिखाता है, प्यार मोहब्बत से रहता है, उसका जो व्यवहार है उसमें दिखेगी आपको बोनमी। खुश मिजाजी को बोलते हैं बोनमी। अब बोनमी के सिनोनिम्स क्या क्या भाई? एक सिनोनिम है इसका जीनियलिटी, एक सिनोनिम है कोर्डियलनेस, कोर्डियलिटी, एक सिनोनिम है इसका एमिएबलनेस, ठीक है, और एक सिनोनिम है इसका एफेबिलिटी। भारी भारी वर्ड्स हैं मैं जानता हूँ, ये सब फ्रेंडलीनेस के, दोस्ताने के, खुश मिजाजी के सिनोनिम है, ठीक है। जीनियलिटी खुश मिजाजी, बोनमी खुश मिजाजी, कोर्डियलिटी खुश मिजाजी, एमिएबलनेस खुश मिजाजी, एफेबिलिटी जिसमें अफेक्शन हो, जिसमें प्यार हो, अफेक्शन मतलब प्यार, खुश मिजाजी, ठीक है। तो ध्यान से देखोगे तो एफेबिलिटी और मूड ये आपका आंसर बनने वाला है। इनडिफरेंस का मतलब होता है किसी चीज़ के लिए अपेक्षा की भावना। जियो या मरो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इनडिफरेंस टुवर्ड्स यू, है ना, मुझे कोई डिफरेंस नहीं है आपकी किसी भी चीज़ से। आई हैव अ फीलिंग ऑफ इनडिफरेंस टुवर्ड्स यू, समझ गए ना। और रैनकर का मतलब होता है कड़वाहट। ये बोनमी का बिल्कुल उल्टा है। कोई आदमी जो हमेशा सड़ा बुझा मिले आपको, जहाँ मिले लड़ाई कर ले, जिसके साथ देखो उससे लड़ाई हो रखी है, किसी से बात ना करे, ये आदमी रैनकर वाला आदमी है, कड़वाहट वाला आदमी है, एनिमोसिटी को रखता है अपने मन में, ठीक है, किसी वजह से परेशान है और सबका दुश्मन बन के जो है बैठा है, समझ गए ना। तो ये तो सिनोनिम था जीनियलिटी, लेकिन ड्यूरेशन यहाँ पे सेट नहीं बैठा। रैनकोर तो वैसे भी इसका एंटोनिम है, टाइमिंग तो टेन्योर का सिनोनिम है, वैसे भी सेट नहीं बैठेगा। थीम सेट बैठ सकता था, लेकिन इनडिफरेंस बोनमी का सिनोनिम नहीं है। और मूड सेट बैठ गया, अफेबिलिटी भी सेट बैठ गया, समझ गए। तो बोनमी से और टेनोर से आप डी को जोड़ सकते हैं, डी आपका आंसर है। अब इस वर्ड पे थोड़ा कंसंट्रेट करो, अफेबिलिटी, ये वर्ड बना अफेक्शन से। अफेक्शन का मतलब होता है प्यार, यानी कि लव। इसी से एक वर्ड बनता है अफेक्शनेट, अफेक्शनेट वाइफ, अफेक्शनेट मदर, अफेक्शनेट नेबर, अफेक्शनेट रिलेटिव। जो प्यार रखते हो आपके लिए मन के अंदर, अफेक्शन रखते हो, अफेक्शनेट पीपल। इसी से हमने अफेबिलिटी बनाया, आपके मन की खुशमिजाजी, आपके मन का प्यार। और इसी से हमने एक वर्ब बनाई है डिसअफेक्ट। डिसअफेक्ट, किसी को नाराज करना, ठीक है ना। डिसअफेक्शन होता है नाराजगी, डिसअफेक्ट मतलब नाराज करना। तो अफेक्ट यानी अफेक्शन, अफेक्शन से ही हमने 4 वर्ड्स को एक साथ ले लिया। वर्ड्स को आपस में कनेक्ट नहीं करोगे तो आपके लिए बड़ा मुश्किल काम हो जाएगा।
मैं भी तो ऐसे ही कनेक्ट करता हूँ। ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये मेरे दिमाग से नोट्स निकाल के आपको बता रहा हूँ मैं, है ना। जो मेरे दिमाग में चीज़ें हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। तो कोशिश किया करो इसी तरीके से दिमाग में बिठाओ। अभी जैसे अफेक्ट वर्ड आपने पकड़ा है ना, इसके चारों वर्ड्स को एक साथ एक ही पेपर पे एक ही जगह पे लिखो। डिक्शनरी खोल के देखा करो, जितना डिक्शनरी को यूज़ करोगे उतना आपको फ़ायदा मिलेगा। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आपसे पूछा है इनमें से कौन सा सेंटेंस कंटिंजेंट वर्ड को अप्रोप्रिएट वे में यूज़ नहीं करता है। इनमें से कौन सा वर्ड कंटिंजेंट वर्ड को अप्रोप्रिएट वे में यूज़ नहीं करता है। सेंटेंस है अपने पास, पहले कंटिंजेंट वर्ड को सोचो आपको कितने मीनिंग इसके याद हैं, फिर अपने देखेंगे कहाँ पे सही तरीके से यूज़ नहीं हुआ है। चलो देखें इस वर्ड को डिटेल में। देखो ये वर्ड है कंटिंजेंट। ये एक नाउन भी है और ये एक वर्ब भी, ये जो है एक एडजेक्टिव भी है। नाउन फॉर्म में कंटिंजेंट का मतलब होता है एक रेजिमेंट या एक डेलीगेशन। जैसे इंडिया से 10 जो है डिप्लोमेट्स गए हैं अफ़गानिस्तान में, मान लो। क्यों गए हैं? अफ़गानिस्तान में तालिबान से बातचीत करने। तो ये 10 लोगों का जो ग्रुप है ना, ये जो रेजिमेंट है, ये जो डेलीगेशन है, यही कंटिंजेंट भी है। समझ गए ना? एक डेलीगेशन लोगों के ग्रुप को बोलते हैं कंटिंजेंट, नाउन फॉर्म में। अब दूसरा इसका क्या है? एडजेक्टिव फॉर्म। एडजेक्टिव फॉर्म में कंटिंजेंट का मतलब होता है बाय चांस, अनप्लैन्ड, इंसिडेंटल। जो काम आप, जो चीज़ जो है अनप्लैन्ड हो फिर भी हो जाए, वो कंटिंजेंट होती है। ठीक है? जैसे कंटिंजेंट एक्सपेंडिचर होता है, ऐसा एक्सपेंडिचर जो घर से आप सोच के नहीं गए थे। सब्जी लेने गए थे और आते हुए फ्रिज भी ले आए। सब्जी लेने गए थे, आते हुए देखा आपने यार सब्जी रखूँगा कहाँ, फ्रिज तो ख़राब है, तो फ्रिज भी ले आए। घर से थोड़ा सोच के गए थे, अनप्लैन्ड था ये, इंसिडेंटल काम है, ये बाय चांस हुआ है, कंटिंजेंट एक्सपेंडिचर है। ठीक है ना? कंटिंजेंट कोई भी चीज़ हो सकती है जो अनप्लैन्ड हो, वो कंटिंजेंट कहलाती है। तो ये 2 मीनिंग है। अब देखो कंटिंजेंट से एक फ्रेज़ बनता है कंटिंजेंट ऑन या अपॉन। इसका मतलब क्या है? हर वो चीज़ कंटिंजेंट ऑन या अपॉन है दूसरी चीज़ पे, अगर वो उस पर डिपेंड करती है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। आपने एग्ज़ाम तो दे दिया, आपको लगता है आपके 200 में से 120 मार्क्स आएंगे। ठीक है? फाइनल सिलेक्शन कैसे होगा? ये इसके ऊपर नहीं होगा कितने मार्क्स आए हैं, फाइनल सिलेक्शन इसके ऊपर होगा कट ऑफ क्या है। अब किसी ने आपसे पूछा एग्ज़ाम कैसा हुआ, आपने कहा बढ़िया किया, बढ़िया हुआ। फिर पूछा भाई सिलेक्शन हो जाएगा, आप क्या बोलोगे? फाइनल सिलेक्शन विल बी कंटिंजेंट ऑन या रिलाय या डिपेंड ऑन या अपॉन द फाइनल कट ऑफ। भाई सारा काम जो है वो कंटिंजेंट अपॉन है, वो इंसिडेंटल है, वो एक्सीडेंटल है, वो अनप्लान्ड है कट ऑफ के हिसाब से। कट ऑफ नीचे हुई तो ये अनप्लान्ड प्लान्ड हो जाएगा, मेरा सिलेक्शन नहीं भी होना तो भी हो जाएगा। कट ऑफ ऊपर गई तो 120 के बाद हो सकता है मेरा सिलेक्शन ना हो। तो कंटिंजेंट अपॉन वैसे ही अनप्लान्ड से हमने बना दिया है ना, निर्भर करना इस चीज़ पे कि ये होगा या नहीं होगा। तो इसको डिपेंड ऑन भी बोलते हैं, कंटिंजेंट ऑन या अपॉन को, और इसको रिलाय ऑन या अपॉन भी बोलते हैं, और इसको हिंज ऑन या अपॉन भी बोलते हैं। कंटिंजेंट ऑन, कंटिंजेंट अपॉन, डिपेंड ऑन, डिपेंड अपॉन, रिलाय ऑन, रिलाय अपॉन, हिंज ऑन या हिंज अपॉन, किसी चीज़ पे दूसरी चीज़ का निर्भर करना। समझ गए? अब इस कंटिंजेंट वर्ड को अपने देखते हैं कहाँ पे हमने कैसे यूज़ किया हुआ है। द फेट ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ कोविड-19 पेशेंट्स वॉज कंटिंजेंट ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ एंटीवायरल शॉट्स। जो फेट था, जो नसीब था, जो डेस्टिनी थी, तकदीर थी, बहुत ही बड़े संख्या में कोविड-19 पेशेंट्स की, वो कंटिंजेंट ऑन थी, वो डिपेंडेंट ऑन थी, वो निर्भर करती थी अवेलेबिलिटी पे, उपलब्धता पे एंटीवायरल शॉट्स के। अगर एंटीवायरल शॉट्स मिल गए, अगर ये इंजेक्शन मिल गया तो वो सही हो जाएंगे, नहीं मिला तो शायद सही ना भी हो। तो इसी चीज़ पे कंटिंजेंट ऑन या अपॉन, डिपेंड ऑन या अपॉन था। यहाँ पे ये वर्ड बिल्कुल सही तरीके से यूज़ हुआ है कंटिंजेंट। समझ गए ना? डिटेल में बता रहा हूँ बिल्कुल। अब अगला देखो, कंटिंजेंट एक्सपेंडिचर्स कोज्ड बाय द सेकेंड वेव ऑफ द पैंडमिक हैव अपसेट दिस ईयर्स बजट। अनप्लैन्ड एक्सपेंडिचर जो हैं, कंटिंजेंट खर्चे जो हैं, जो कोज्ड बाय हुए हैं, जो हुए हैं वजह से सेकेंड वेव, दूसरी लहर की, कोरोना की, पैंडमिक की, इन्होंने अपसेट कर दिया है इस साल के बजट को। समझ गए ना? तो ये कंटिंजेंट एक्सपेंडिचर था, सरकार ने सोचा नहीं था दूसरी वेव आएगी, उसमें इतना खर्चा करेंगे, हो गया, बस वेव आ गई,
अनप्लैंड या कंटिजेंट एक्सपेंडिचर की वजह से ऐसा हुआ। ये भी बिल्कुल करेक्ट है, ए भी सही है और बी भी सही है। अब सी देख लो, द इंडियन कंटिजेंट ऑफ एथलीट्स विल नॉट हैव टू अंडरगो 1 वीक सेल्फ ऑब्जर्वेटरी आइसोलेशन प्रायर टू द गेम्स। इंडिया का जो डेलीगेशन है, इंडिया का जो ग्रुप है, इंडिया का जो कंटिजेंट है, एथलीट्स का रेजिमेंट है, उसको अंडरगो नहीं होना पड़ेगा, उसको इससे नहीं गुजरना पड़ेगा। और किससे? 1 वीक के खुद को ऑब्जर्व करने वाले आइसोलेशन से, गेम से पहले। तो इनको 1 वीक पहले जो है अपने आप को आइसोलेट करने की ज़रूरत नहीं है। किनको? कंटिजेंट को। यहाँ पे कंटिजेंट नाउन फॉर्म में बता रहा है, एक ग्रुप को, एक रेजिमेंट को, एक डेलीगेशन को। तीनों ही सेंटेंस कंटिजेंट वर्ड को सही तरीके से यूज़ करते हैं। नन ऑफ द ऑल्टरनेटिव्स आपका आंसर है। समझ गए ना? कंटिजेंट मतलब रिलाई करने वाला किसी दूसरी चीज़ पे। चलिए आगे बढ़े, 1-2 क्वेश्चंस और है अपने पास। कितने क्वेश्चंस हैं मैं चेक कर लेता हूँ। 2 ही क्वेश्चंस हैं। एक काम करते हैं, ये 53rd जो है ना, ये मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, आप खुद से करो कोशिश इसको करने की, ठीक है। 54वां मैं आपको करवा देता हूँ, 53वां वाला आपको आंसर करना है। 1 वर्ड बताना है एक धार्मिक स्कूल के लिए। ये मैंने एसएससी के पेपर से उठाया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। और ये ऑप्शंस मैंने खुद बना दिए हैं ताकि आप थोड़े से कंफ्यूज हो। सोम, सैम, सैम ऐसा कुछ मिले आपको देख के समझ में ना आए। आता होगा तो आता होगा, नहीं तो कोशिश करो कमेंट्स में डालना। जिसको आता है कोशिश तो सभी कर लेना कमेंट्स में, ठीक है। सेमिनल, सेमिनरीज, सोमनीफेरस और सम्चुअस। और जिनको पता हो इन बाकी वर्ड्स के मीनिंग भी मुझे बताना कमेंट्स में, अगर आपको आते हैं तो। नेक्स्ट क्लास में इस वाले को मैं आपको करवा दूंगा, ठीक है। अब ये लास्ट वाला कर लेते हैं, 54th। आपसे पूछ रहा है इनमें से कौन सा सेंटेंस कॉन्टिनेंस को सही तरीके से यूज नहीं करता। कॉन्टिनेंस को सही तरीके से यूज नहीं करता। इस वर्ड का क्या मीनिंग इनमें से नहीं बैठेगा। चलो इस वर्ड को देखते हैं पहले डिटेल में। कॉन्टिनेंस क्या क्या मीनिंग है इसके? पहला मीनिंग है इसका नाउन और दूसरा मीनिंग है वर्ब फॉर्म में। नाउन फॉर्म में इसका मतलब होता है किसी का फेस या फेशियल एक्सप्रेशन, फेशियल एक्सप्रेशन, ठीक है। वर्ब फॉर्म में इसका मतलब होता है किसी चीज़ को सपोर्ट करना या किसी चीज़ को एक्सेप्ट करना, अपनी एक्सेप्टेंस देना। नाउन फॉर्म में कॉन्टिनेंस का मतलब क्या है? किसी का चेहरा या चेहरे के फेशियल एक्सप्रेशंस। वर्ब फॉर्म में कॉन्टिनेंस का मतलब क्या है? सपोर्ट करना, एक्सेप्ट करना। अब इनके बीच का कनेक्शन भी सीख लेते हैं। देखो जनरली ये फेशियल एक्सप्रेशंस इसने पॉजिटिव फॉर्म में लिए हुए हैं। आपने किसी से कोई बात बोली, उस आदमी को वो बात अच्छी लगी या बुरी लगी। अगर उसको वो बात अच्छी लगी है तो वो एक फेशियल एक्सप्रेशन देगा, बुरी लगी तब भी देगा, अच्छी लगी तब भी देगा। लेकिन अगर पॉजिटिव फॉर्म में देखूँ, अच्छी लगी हुई बात को जिसको वो सपोर्ट करे, एक्सेप्ट करे, वही उसका फेशियल एक्सप्रेशन बता देगा। मैं आपको याद करने का तरीका बता रहा हूँ। उसका फेस या उसका फेशियल एक्सप्रेशन बताएगा कि वो सपोर्ट करता है या नहीं करता, एक्सेप्ट करता है या नहीं करता। इस वर्ड को हमने पॉजिटिवली लेकर के रखा हुआ है, ठीक है। अच्छे फेस, अच्छे एक्सप्रेशन, सपोर्ट या एक्सेप्टेंस के लिए। नेगेटिव फॉर्म में ये वर्ड हम जनरली यूज़ नहीं करते हैं। नॉट के साथ में यूज़ करोगे नेगेटिव फॉर्म में। तो मतलब क्या कहने का? फेस, फेशियल एक्सप्रेशन नाउन फॉर्म, सपोर्ट देना, एक्सेप्ट करना वर्ब फॉर्म। अपने फेस से किसी चीज़ को सहारा देना है ना, किसी चीज़ को मान लेना। चलो अब इस कॉन्टिनेंस वर्ड को यूज़ करके देखें नाउन और वर्ब फॉर्म में। आ जाओ। हर कंजर्वेटिव फैमिली वुड नेवर कॉन्टिनेंस हर इंटर रिलीजन मैरिज। उसका दकियानूसी परिवार, रूढ़िवादी परिवार कभी भी कॉन्टिनेंस नहीं करेगा। अब देखो वर्ब फॉर्म में है, वुड हेल्पिंग वर्ब, कॉन्टिनेंस मेन वर्ब। कभी भी सपोर्ट नहीं करेगा, एक्सेप्ट नहीं करेगा, कॉन्टिनेंस नहीं करेगा उसकी दूसरे धर्म में की हुई शादी को, इंटरफेथ मैरिज को। समझ गए ना? दकियानूसी परिवार है, हिंदू से मुस्लिम, मुस्लिम से सिख, सिख से यहूदी में उसकी फैमिली कभी भी इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करने वाली है। तो ये यहाँ पे कॉन्टिनेंस वर्ड बिल्कुल सही तरीके से यूज़ हुआ है। एक्सेप्ट या किसी चीज़ को सपोर्ट करने की बात कर रहा है। थर्ड वाला देख लो, सेकंड वाला बाद में बताऊंगा। थर्ड वाला देख लो, डिस्पाइट हिज ट्रबल्स हिज काउंटेनेंस वॉज ऑलवेज फ्रेंडली। उसकी ट्रबल्स के बावजूद, उसकी परेशानियों के बावजूद उसके फेशियल एक्सप्रेशन जो थे, उसका जो चेहरा जो था वो हमेशा फ्रेंडली रहता था, हमेशा दोस्ताना रहता था। कितना भी परेशानी से गुजर रहा हो, हमेशा मुस्कुराता हुआ, स्माइल करता हुआ काउंटेनेंस था, फेशियल एक्सप्रेशन था। तो यहाँ पे काउंटेनेंस आपके फेशियल एक्सप्रेशन को बता रहा है। ये भी सही है और ए भी सही है। अब भी देखो, द सेंट्रल बैंक हैज़ टाइटन द रेट्स टू काउंटेनेंस द एस्केलेटिंग इन्फ्लेशन इन द इकॉनमी। सेंट्रल बैंक ने, आरबीआई ने टाइट कर दिया है, कस दिया है रेट्स को, रेपो रेट को, बैंक रेट को। किस लिए?
काउंटेनेंस करने के लिए एस्केलेटिंग, बढ़ते हुए इन्फ्लेशन को हमारी इकॉनमी में। काउंटेनेंस का मतलब क्या होता है? एक्सेप्ट करना। अब थोड़ा सा आपको यहाँ पे कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा। जब जब इन्फ्लेशन बढ़ता है तब रेट्स को इसलिए बढ़ाया जाता है कि इन्फ्लेशन को ऑफसेट किया जाए। अगर आप थोड़ा इकॉनमी पढ़ते हो, बैंक का एग्ज़ाम दे रहे हो, रेट्स हमेशा जो है रेपो रेट, बैंक रेट, CRR, SLR, ये तब टाइट की जाएंगी, इनको बढ़ाया जाएगा। टाइट करना मतलब बढ़ाना है ना, इनको बढ़ाया जाएगा ताकि नकदी कम हो और इन्फ्लेशन से लड़ा जा सके। तो इन्फ्लेशन को कभी भी काउंटेनेंस करने के लिए, कभी भी उसको सपोर्ट करने के लिए टाइट नहीं किया जाता। समझ गए मेरी बात को? तो यहाँ पे काउंटेनेंस नहीं, एक्चुअल में सही वर्ड यूज होना चाहिए काउंटर बैलेंस। कंपेंसेट, भरपाई करना, किसी चीज़ के सामने दूसरी चीज़ को रखना, उसके प्रभाव को कम करने के लिए ऑफसेट करना। समझ गए ना? तो काउंटेनेंस नहीं, काउंटर बैलेंस नाम का वर्ड यहाँ पे करेक्ट बैठता। थोड़ा आप लॉजिक लगाओगे, इकॉनमी अगर आपने पढ़ी है, बैंकिंग का पेपर दे रहे हो तो आना ही चाहिए आपको ये बात। तो बी में ये सही तरीके से यूज़ नहीं हुआ, डज नॉट अप्लाई, तो बी आपका आंसर है। ए और सी में बहुत अच्छे से यूज़ हुआ है। तो ये लास्ट क्वेश्चन है अपना, देख लेना फटाफट से। रिलीजियस स्कूल को वन वर्ड की फॉर्म में क्या बोलोगे? सेमिनल, सेमिनरी, सॉम्निफेरस और सम्चुअस। चारों वर्ड का मीनिंग निकालने की कोशिश करो, यूज़ करो डिक्शनरी अगर आपको नहीं आता है, और बताना कमेंट सेक्शन में। नेक्स्ट क्लास को इसी वाले क्वेश्चन से हम शुरू करेंगे। एक लाइक और एक शेयर जरूर से देना वीडियो को। हाँ, कोर्सेज से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो, इस नंबर पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, है ना, ये नंबर। और ये बैंकिंग का मैंने खास करके इसलिए निकाला है, दोनों का कॉम्बो है, प्री और मेंस दोनों की आप प्रिपरेशन कर सको अगले 1 महीने में। 1 महीने का पैकेज है, सारी वीडियोस को देख डालना, 50, 60, 70 घंटे का कोर्स है ना। चलिए, कोई भी क्वेरी हो इस नंबर पे डाल देना। अंटिल देन, साइनिंग आउट।